चलिए क्या बात है। दूसरा दिन है मेरे शो का। आप तमाम दर्शकों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह से आपका साथ, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं दो अहम मुद्दों की। 24 घंटे में घटित हुई दो ऐसी घटनाओं की हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल तो यूं तो पहले से ही इस तरह की घटनाओं को लेकर उठते रहे हैं, लेकिन इन दो घटनाओं के बाद ये फिर से ज्वलंत हो उठे हैं। सवाल यह है कि आखिर नफरत की कैसे बुझेगी? नफरत की इस आग ने हमारे देश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है? नफरत की इस आग ने हमारे समाज को इस तरह से बांट दिया है कि अब इसको पाट पाना मुश्किल ही लग रहा है। आखिर इसका हल क्या है? आखिर समाज में जो खाई बन गई है दो मजहबों के बीच में, ये जो खाई बन गई है ये पटेगी तो कैसे? नफरत का जो कारोबार करने वाले ये टीवी चैनल्स हैं जो दिन परोसते हैं, आखिर इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? दिन रात जो उन्होंने अपनी नफरत की दुकानें खोल रखी हैं, दिन रात ये हिंदू मुसलमान करते हैं, देश को बांटने की, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और देश के अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो ये नोएडा में जो टीवी चैनल्स हैं उसमें बैठे हुए ये एंकर्स हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जिस तरह से आरपीएफ के एक जवान ने, जिसके ऊपर जिम्मा होता है रक्षा का, जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। किस तरह से उसने 4 मासूम लोगों की जान ले ली। इनमें से एक उनका उसका सीनियर था जो उनके साथ मौजूद था और कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाले थे। किसी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद सबसे पहले उसने अपने सीनियर को गोली मारी और उसके बाद उसी बोगी में मौजूद एक शख्स मुसलमान था जिनके दाढ़ी थी, यानी कि जाहिर तौर पर वो मुसलमान दिख रहे थे। पहले उनको गोली मारी, फिर उसका पेंट्री में जाके दूसरे शख्स को गोली मारी, वो भी मुसलमान थे, और तीसरे एक और शख्स को गोली मारी जिनकी आइडेंटिटी अभी पता नहीं चल पाई है। मैं आपको नाम भी बता दूं, असगर शेख जिनकी उम्र 48 साल है और कादर भाई जिनकी उम्र 62 साल है। इन दोनों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अपनी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को मौत के घाट उतारा। और उसके बाद जो उसके अल्फाज थे, जब असगर शेख जो है वो वहीं ट्रेन में नीचे फ्लोर पर पड़े हुए थे और अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त वो शख्स खड़े होकर वो कह रहा था पाकिस्तान के एजेंट है, टीवी चैनल पे मैं देखता हूं, और अगर इस देश में रहना है तो योगी, मोदी और तुम्हारे ठाकरे, बस और कुछ नहीं। तो इन अल्फाजों से आप यह अंदाजा लगाइए कि नफरत किस तरह से जहन में घर कर चुकी है कि एक रक्षक ही भक्षक बन गया है। टीवी चैनल्स का वो हवाला दे रहा है, पाकिस्तान का एजेंट
बता रहा है मुसलमान को और कह रहा है कि देश में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी ही। दूसरी खबर मैं आपको बता रही हूं जो कि हरियाणा से है। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और जमकर बवाल हुआ है और अभी भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि नूह में जो है वो 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान भरतपुर जिसकी सीमा लगती है उस पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अभी फिलहाल वहां पर पैरामिलिट्री की 13 जो कंपनियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं। आप ये देखिए कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले मोनू मानेसर जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, जिसको राजस्थान पुलिस ने फरार करार दिया हुआ है क्योंकि 2 लोगों की हत्या का जो आरोप है वो उसके ऊपर है और ऐसे में वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस यात्रा के बारे में लोगों को बता रहा था। ये कह रहा था कि भारी से भारी तादाद में वो वहां पर पहुंचे। सवाल ये उठता है कि ये पूरी घटना जब घटित हुई तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? अगर ये पता था कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले लोग, मेवात इस तरह का पूरा इलाका है, जाहिर सी बात है सेंसिटिव एरिया है वहां पर, जिस तरह की हाल फिलहाल में घटनाएं भी हुई हैं उसके बाद, तो आखिर पूरे इंतजाम निजाम क्यों नहीं किए गए थे? और इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 लोगों की इस पूरी हिंसा में जान चली गई है, जिसमें अंजुम मस्जिद के जो इमाम हैं जिनकी उम्र 20-21 साल बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है। 3 और लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक होमगार्ड जो है उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। 12 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 57 की इस मस्जिद में हमला किया गया। इस मस्जिद के बेसमेंट में मदरसा है और हमले में जो वहां के इमाम हैं उनकी इसमें मृत्यु हो गई है। तो अब ये सवाल उठ खड़े होते हैं इन दोनों घटनाओं को देखते हुए कि ये जो नफरत है वो किस तरह से पनप रही है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। इस सारी नफरत के लिए जितने जिम्मेदार नोएडा में बैठे हुए तमाम पत्रकार हैं, उतने जिम्मेदार वो नेता हैं जो अपने मंचों से लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, कहते हैं अब बजरंग बली के नाम जो है बटन दबाएं और वोट दें। जब इस तरह की बातें खुले मंचों से की जाएंगी और जब इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, खुली छूट नोएडा में बैठे इन पत्रकारों को दी जाएगी, तो उसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है और हर रोज भुगत रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ सीनियर पत्रकार कुर्बान अली साहब जो पत्रकार और कुर्बान साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो 2 घटनाएं आपने फिलहाल देखी हैं पिछले 24 घंटे में, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की बात करें, आप उसको किस